हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हिंदी। जो वाईशायद से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैंने इंग्लिश में लेक्चर्स लिए थे। अब हम उसे ही हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही नए इनिशिएटिव्स के साथ आपके सामने आ सकें और बेहतर करने की कोशिश कर सकें, राइट। कोई अगर फीडबैक हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर वाईशायस से आप नए हैं तो आप वाईशायस को सब्सक्राइब कीजिए, वाइश कोर्सेज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है, आप थंबनेल पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, उन्हें व्हाट्सएप कीजिए, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है दिव्या। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम पहले जान लेते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली जब हम बात करें तो प्रीलिम्स में। तो देखिए, अगर हम 2013 से 2020 के बीच में ट्रेंड देखें तो लगभग 10 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, राइट। 9 से 10 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें 1 मार्क भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लगभग 20 मार्क्स बन रहे हैं। और अगर हम पिछले 2019-2020 को देखें तो कितने लगभग यहाँ पे देखिए 11 क्वेश्चंस आए हुए थे, मतलब 22 मार्क्स। तो इस वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब देखते हैं, जो पिछले साल 2020 में, राइट, 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक क्वेश्चन आया था, उसे देख लेते हैं। तो इसमें ये दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, जो अभी जो स्थिति है डेवलपमेंट की, जब हम बात कर रहे हैं एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, राइट, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी के परिस्थिति में क्या क्या कर सकता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इसे एआई भी कहेंगे, राइट, हम इसे शॉर्ट में एआई कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या ये बिजली की जो खपत होती है, राइट, जो कंजम्पशन है, उसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स में क्या उसे कम कर सकता है, जहाँ पे उद्योग ये सब लगे हुए हैं। फिर क्या ये एआई शॉर्ट स्टोरीज, राइट, कुछ ऐसे कहानियाँ और गाने बना सकता है, कंपोज कर सकता है, और जो बीमारियों की जांच कर सकता है। और टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब ये जो लिखा गया है ये टेक्स्ट है और मैं जो इसे पढ़ रही हूँ वो है स्पीच। तो ये क्या ऐसा भी काम कर सकता है, राइट, जो टेक्स्ट से पढ़ सकता है। उसके बाद वायरलेसली ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या एक जगह से दूसरी जगह बिना तारों के, वायर्स के, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ऑप्शंस हम देखते हैं, इसमें आंसर क्या है। इसका आंसर एक्चुअली है डी, जिसमें कि सारे के सारे ऑप्शंस आते हैं 1 2 3 4 5। यानी एआई अभी इतना डेवलप हो चुका है कि जो दिए गए हैं ऐसे ये सारे काम वो कर सकता है। फिर देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो अब लिटरली नाम से तो हमें ये पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल, राइट, आर्टिफिशियल मतलब जो कि मशीन से रिलेटेड होगा, राइट, जो कि नेचुरल नहीं है और आर्टिफिशियली बनाया गया है। और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, तो इंसान की बुद्धि, राइट। यहाँ पे ये बात हो रही है कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को किस तरह से गैदर किया जाए। तो देखते हैं, इसका मतलब ये होता है मशीन्स, राइट, स्पेशली उसमें आते हैं कंप्यूटर्स। वो ऐसे जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, इंसान की जो बुद्धि है, उसमें उसके जैसे जो ट्रेड्स का मतलब लक्षण, राइट, ऐसे कुछ गुण या फिर ट्रेड्स वो जो मशीन है वो अर्जित करे, राइट। तो एआई क्या करता है, एआई मशीन्स को, जो इंसानों के जैसे जो काम होते हैं जिसमें उसकी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल होता है, जैसे कि सोचना, राइट, और मानना, कुछ सीखना, राइट, यहाँ पे लर्निंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, या फिर कोई निर्णय लेना, डिसीजन लेना। हम कोई डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर, उस पर काफ़ी विचार कर हम एक डिसीजन लेते हैं, राइट, एक डिसीजन पे आते हैं। तो वो काम आगे जाके ह्यूमंस भी मशीन भी करने लगेंगे, कंप्यूटर्स भी करने लगेंगे। और ऐसे कुछ कामों को, राइट, रियल टाइम में सिचुएशंस में, मतलब कोई फटाफट कुछ काम करने की ज़रूरत है, हम किसी मशीन को नहीं बता सकते अभी कि क्या काम करना है, राइट, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो फिर मशीन अपने आप सोचकर उस काम को अपने आप करने में सक्षम हो जाए। अब एआई के कुछ और सब फील्ड्स दिए गए हैं, राइट, सब फील्ड्स देख लेते हैं, मतलब जो इसके अंतर्गत आते हैं कुछ और भी ऐसे फील्ड्स,
राइट। तो पहला है मशीन लर्निंग, उसके बाद ऑटोनॉमस सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए, हमें डेटा साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें बिल्कुल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं बनना है, हमें जस्ट इसकी डेफिनेशन देखनी है, ये एक्चुअली क्या होता है हमें जस्ट समझना है, ये क्या है बेसिक्स हमें समझना है, वही काफ़ी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, राइट। तो मशीन लर्निंग देखते हैं, कंप्यूटर में ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो अपने आप सीख जाते हैं और फिर अपनी लर्निंग के हिसाब से वो काम अपने आप करने लग जाते हैं, उन्हें उसे अलग से प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर ऑटोनॉमस सिस्टम, राइट, नाम से पता चल रहा है ऑटो, अपने आप। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, जो सिस्टम होता है अपने आप चीज़ों को करना सीख जाता है और फिर बाद में ऐसे टास्क को या ऐसे काम को करने लग जाता है। फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो इसमें क्या होता है, जो मशीन्स के बीच में और जो इंसानों की भाषा है उसके बीच में इंटरेक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा था टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, इस तरह के एप्लीकेशंस कर सकता है, इस तरह के काम कर सकता है, गाने बना सकता है, स्टोरीज़ बना सकता है। फिर आता है रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स पूरी तरह से इसके अंडर नहीं आता है, रोबोटिक्स का एक पार्ट है, राइट, एक पार्ट है जिसमें एआई पावर्ड रोबोट्स के बारे में रोबोट्स उसमें आते हैं। फिर देखते हैं आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी, राइट। तो हमें पता चल रहा है क्रिएटिविटी, तो कुछ क्रिएटिविटी के बारे में होगा। अब क्रिएटिविटी से हम क्या समझ सकते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, उसमें जो इंसान है उसकी रचनात्मकता के बारे में पता चलता है, वो कितना सोच सकता है, कितना इमेजिन कर सकता है और उसे किस तरह से वो अप्लाई करता है, राइट। जैसे पेंटिंग में वो झलक के आता है या फिर गाने बनाने में, म्यूज़िक में, राइट। तो उसे इस तरह से मैं आपको याद रखने के लिए इस तरह से बता रही हूँ। तो आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी, तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था, हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ये पूछा गया था, क्या एआई गाने बना सकता है, म्यूज़िक कंपोज कर सकता है, गाने बना सकता है और शॉर्ट स्टोरीज बना सकता है। तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी की मदद से ये हो सकता है। एग्जाम्पल भी एक है आईवा, राइट, जहाँ पे एआई पावर्ड जो सिस्टम है वो गाने बनाता है, साउंड ट्रैक्स को कंपोज करता है। फिर अब देखते हैं कुछ फेमिलियर एग्जाम्पल्स, हमारे जो आसपास कुछ एआई के जो एग्जाम्पल्स हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। तो वो है जैसे आरोग्य सेतु, राइट, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद अलेक्सा, राइट, तो आपको जो भी लोग जानते हैं, राइट, आसपास देखते हैं, तो ये एलेक्सा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर हर स्मार्टफोन में एक सीरी होता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, राइट। तो ये आपके स्क्रीनशॉट के लिए है, ये आप देख सकते हैं। तो किस तरह से काम करता है ये जस्ट याद रखने के लिए, इसमें एकदम इन्वॉल्व होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक एप्लीकेशन है यहाँ पे, जब क्लिनिकली किस तरह से एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर देखते हैं, मैंने जैसे बताया था कुछ सब फील्ड्स होते हैं, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देख लिया था, मशीन लर्निंग के बारे में देख लिया था, अब हम डीप लर्निंग के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, राइट। ये ऐसे एल्गोरिदम्स को क्रिएट करता है जिससे कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपने आप को ट्रेन करता है और वो अपने आप जो कुछ ऐसे टास्क हैं उन्हें परफॉर्म करने लग जाता है। अब वो टास्क जैसे कि स्पीच, मतलब जो बोलना होता है, राइट, वो, और इमेज रिकग्निशन, किसी भी तस्वीर को देख के वो पहचान सकता है इसमें किस किस की मतलब किस किस के चेहरे हैं। फिर ये किस तरह से होता है, जो मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, राइट। अब जैसे इंसान में न्यूरॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे भी डीप लर्निंग में भी न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर होता है और उसी डेटा के बेसिस पे वो अलग अलग के तरह के टास्क परफॉर्म करता है। और मशीन लर्निंग जैसा हमने देखा था, मशीन लर्निंग ये एआई का सबसेट है, राइट। इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और जो टास्क है उसे एक्सपीरियंस के बेस में धीरे धीरे इम्प्रूव किया जाता है। जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो मशीन जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है विद एक्सपीरियंस, राइट। उसके बाद फिर आता है जो उसका सबसे ब्रॉडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आता है। इसमें कंप्यूटर्स को इंसानों के इंटेलिजेंस को मिमिक करने के लिए, राइट, उस तरह से इसे डिज़ाइन किया जाता है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस, राइट, इसकी महत्वता क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ड्राइवरलेस कार्स बनाए जा सकते हैं, ड्रोन्स बनाए जा सकते हैं। इसमें एआई में इतना पोटेंशियल है कि वो मेडिसिन, राइट, दवाई की जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई उस एरिया में, डिफेंस के एरिया में, पर्सनल असिस्टेंट
हॉस्पिटैलिटी जैसे कि होटल्स ये सब हो गए, राइट। और फिर इंडस्ट्री फिर ऐसी हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री और पर्सनल यूसेस में भी काफ़ी हद तक इसे एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है और एक तरह से एक क्रांति ला देगा उसमें, राइट। तो फिर हम देख भी रहे हैं अपने आसपास धीरे धीरे किस तरह से एआई हमारे आसपास बढ़ता ही जा रहा है, राइट। हमने आरोग्य सेतु का एग्जाम्पल देखा, सीरी का एग्जाम्पल देखा, तो इसी तरह से धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, राइट, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए, ये इसका सिंपल ये है, ऐसा किया जाता है कि इनपुट, राइट, जो इनपुट लगाए जाते हैं जैसे कि खाद, किसी भी फसल में खाद कितनी डालनी है, राइट, वहाँ पे किस तरह के फर्टिलाइज़र्स डालने चाहिए, किस तरह के उर्वरक डालने चाहिए, वहाँ पे और वहाँ पे कितनी सिंचाई करनी चाहिए, पानी की कितनी ज़रूरत है। तो उस हिसाब से जो भी इनपुट लगता है, राइट, उस इन सबको इनपुट कहते हैं, जिससे कि आगे जाके आउटपुट क्या निकलेगा, हमारी फसल अच्छी होगी। तो ऐसा किया जाता है कि जो इनपुट होता है उसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, उसे उतना ही रखा जाता है जिससे कि हमें मैक्सिमम जो है यील्ड मिले, राइट, मैक्सिमम आउटपुट मिले, उसे कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो इन सबको पहले जांच लिया जाता है कितनी ज़रूरत है और उतना ही इनपुट उसमें दिया जाता है। फिर देखते हैं स्मार्ट सिटीज़ बनाने में, स्मार्ट बिल्डिंग्स बनाने में, स्मार्ट सिटीज़ ये सब को बनाने में इसके एआई का काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर फ्रॉड डिटेक्शन में और करप्शन को कम करने में भी एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर देखते हैं एआई का इंडिया में क्या हाल है, राइट, इंडिया में अभी तक कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। तो इंडिया ने एक, यहाँ पे हेल्थ नहीं है, इंडिया हैज़ टेकन, राइट, ठीक है। तो इंडिया ने इसमें एक लीड ली है, राइट, इसे आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से आगे आया है इंडिया। फिर गवर्नमेंट ने ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं और जो वेंचर फंड्स हैं उनको एक प्रॉमिस किया, एक वादा किया है कि उन्हें जो गवर्नमेंट है अपनी तरफ से कुछ प्रोत्साहन देगा और भी बहुत सारे उन्हें इंसेंटिव्स देगा, राइट, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं या फिर कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि आर्टिफिशियल को बहुत सारे अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सेक्टर्स में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर जो रिसर्च कर रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट आगे आकर सपोर्ट करेगी, उन्हें कुछ मतलब उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, राइट। फिर देखते हैं एनआईसी, राइट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत कुछ इसके बारे में इस पर रिसर्च की जाएगी, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट, इस पर काफ़ी ज़्यादा शोध होगा। तो ये होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उसके बाद इंडिया सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, जिसका ये दिया गया CIR कहते हैं, ये DRDO की एक लेबोरेटरी है, राइट। यहाँ पे काफ़ी AI पर काम किया जाता है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि पूरी तरह से AI जिसमें AI को इस्तेमाल किया जाता है, पूरी तरह से नहीं, मतलब AI का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल हम देख रहे हैं, आजकल फ़ोन्स में भी जो स्मार्टफोन से AI पावर्ड कैमरास करके आ रहे, AI का कैमरा करके आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हर जगह AI बढ़ता जा रहा है और इस पर काफ़ी रिसर्च हो भी रहा है। तो इंडिया भी उसमें पीछे नहीं है। फिर देखते हैं ये याद रखना है आपको, ये बॉडी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, राइट। तो इसमें ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं और ये कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, हर तरह के जो डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, वहाँ के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मल्टी स्टेक होल्डर है ये इनिशिएटिव। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो AI का इस्तेमाल और उसकी डेवलपमेंट, राइट, उसे बढ़ावा देना, लेकिन इस तरह से कि इंसानों को भी पूरी तरह से दरकिनार ना किया जाए, राइट। तो रिस्पॉन्सिबली AI को बढ़ावा देना, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर देखते हैं जो इसके जो 15 फाउंडिंग मेंबर्स है उसमें से इंडिया एक है, राइट। तो GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर देखते हैं NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक पाई करके एक चैटबॉट बनाया है जो कि AI बेस्ड है। फिर IRCTC में जिसने भी अपना टिकट बुक किया होगा उसे पक्का एक दिशा करके ये वाला दिखता होगा, राइट, दिशा, आस्क दिशा। तो ये भी एक वॉइस इनेबल्ड चैटबॉट है। फिर देखते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेते रहता है काफ़ी रिसर्च में, राइट। तो फिर उसने भी, DRDO ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है दक्ष, और वो क्या कर सकता है, वो जो लाइफ थ्रेटनिंग ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे कि किसी की जान जा सकती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, उसे ख़त्म कर सकता है। फिर
जो गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रॉप कटिंग और यील्ड एस्टिमेशन, मतलब जितनी फसल आ रही है उसका उसका उसे एस्टिमेट करना, राइट, वो कितनी फसल आ रही है उसे जांचना, राइट, और क्रॉप कटिंग में भी एआई पावर का इस्तेमाल करना, एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और स्कीम कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम के अंतर्गत। अब देखिए, ये भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने आईबीएम के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर को डेवलप कर सके एआई का इस्तेमाल करके। ये जो 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर सबसे फर्स्ट फेज़ में ये किया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट है, राइट, पायलट बेसिस पर है। फिर अब चुनौतियाँ क्या आती हैं जब हम एआई की बात करते हैं? तो पहली बात यह है कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में जागरूकता अभी भी उस लेवल पर नहीं है। तो इस टेक्नोलॉजी को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है और उतनी फेमिलियरिटी नहीं है, लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। उसके बाद डेटा रिलेटेड इशू, इसमें क्योंकि डेटा ये पूरी तरह से साइबर में आता है, राइट, तो फिर डेटा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जो भी डेटा उसमें स्टोर होता रहेगा उसका कहीं मिसयूज़ ना हो और उस डेटा को प्रोटेक्ट किया कैसे जा सकता है, राइट, ये इस तरह के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज़ भी काफ़ी पैदा हो सकते हैं। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम देख ही रहे हैं कि अभी तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है और इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन अभी भी उस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। और फिर रेगुलेशन, इसे रेगुलेट कौन करेगा, किस तरह से उसे रेगुलेट किया जाएगा, ये भी एक चुनौती है। और मेन जो चुनौती है वो है लैक ऑफ एक्सपर्ट ऑन और ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट, तो लोगों को इसके बारे में क्योंकि कम जानकारी है तो इस पर उतने ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उतने ज़्यादा जैसे डेटा साइंटिस्ट ये सब की कमी है। उसके बाद फाइन ट्यून एल्गोरिदम्स, राइट, तो एल्गोरिदम का ही खेल है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो फिर हम जो काम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस एआई से या फिर उस मशीन से वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो फिर आगे देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, राइट, इसकी कमियां क्या क्या है। माल फंक्शनिंग, राइट, ये हमने डिस्कस किया था। अगर सपोज करिए वो जो ड्राइवरलेस कार है, राइट, अगर वो ड्राइवरलेस कार सडनली मतलब उसमें कुछ एल्गोरिदम में प्रॉब्लम आ जाए या फिर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाए, आफ्टर ऑल वो मशीन है, उसमें तो गड़बड़ी हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इसमें कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, राइट। तो अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो हो सकता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, राइट। ड्रोन्स हैं उस वजह से उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसी तरह से हमें केयरफुल रहने की भी बहुत ज़रूरत है, माल फंक्शनिंग को भी ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद ह्यूमन सेंसिटाइजेशन उसमें नहीं होता है। इसका ये मतलब है जैसे कि जो इंसान है वो बहुत कुछ फील कर सकता है, हम हर तरह की फीलिंग को मशीन में नहीं डाल सकते, हम मशीन को नहीं समझा सकते। जिस तरह से जैसे रोबोट, अगर आपने मूवी देखी होगी उसमें चिट्टी रोबोट क्या करता है, पहले जो उसमें साइंटिस्ट होता है वो उसे ट्राई करता है कि वो एक अच्छा इंसान बन सके, इंसान की तरह सोच सके, लेकिन वो आगे जाके एक विलन बन जाता है, राइट। तो उस पर भी क्योंकि उसमें वो पूरी तरह से इंसान नहीं है, राइट, तो उसमें पूरी तरीके से इंसानों की जो इंसान जो फील करता है ऐसी फीलिंग्स उसमें नहीं है, ऐसे सेंसिटाइजेशन जिसे बोलते हैं, ऐसी सेंसिटिविटी उसमें नहीं है। उसके बाद देखते हैं इससे अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा बढ़ सकता है। ऑब्वियसली ये तो बहुत ऑब्वियस रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर बढ़ सकता है। अगर कोई जो इंसान जो काम कर रहा है उसे पूरी तरह से रिप्लेस करके एक मशीन को बैठा दिया जाए, राइट, तो फिर बाद में उस इंसान को जो हर महीने तनख्वाह देनी पड़ती है वो तनख्वाह देने से बच जाएगा कोई भी। तो ऑब्वियसली वो एक रोबोट को ला के रखेगा बजाय एक इंसान के। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का खतरा बढ़ सकता है। और इसमें इंफॉर्मेशन फिल्ट्रेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है जो भी उसमें उस मशीन में जा रहा है वो किस तरह का इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए उस पर भी कोई पाबंदी लगाने की ज़रूरत है, लेकिन वो किस तरह से लगाई जाएगी ये भी सोचने वाली बात है। और इस टेक्नोलॉजी का मास स्केल, मतलब इस टेक्नोलॉजी को गलत तरह से यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे इस कोई दूसरी कंट्री है, राइट, दूसरा देश है जो हम पर किसी तरह का अटैक करना चाहता है, तो फिर उस तरह के ड्रोन्स बनाए या फिर एआई पावर्ड कुछ इस तरह की चीज़ें बनाए जिससे कि मास स्केल में बड़े लेवल पर यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाए, राइट। तो इस तरह से एआई का जो एआई के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एआई इससे साथ ख़त्म होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये, इस पर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है।
तो देखते हैं 2020 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। तो देखते हैं इसमें से जो दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन कौन यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन से करेक्ट हैं। तो यहाँ पे एक पब्लिक लेजर होता है, जो जब ब्लॉकचेन की बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो उसमें एक पब्लिक लेजर होता है जिसे हर कोई इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है, लेकिन उसका एक सिंगल यूज़र नहीं है, सिंगल यूज़र कंट्रोल नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चर और डिज़ाइन जो होता है ब्लॉकचेन का वो ऐसा होता है कि ये इससे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही होता है, ये इसे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से ही मतलब होता है, ये हमें देखना है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबडीज परमिशन, राइट। तो यहाँ पे कहा है कि ये जो ब्लॉकचेन को करने के लिए, राइट, ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका आंसर है एक्चुअली ए, राइट, ए है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया ए, इसमें ये एक पब्लिक लेजर होता है जिसे सब देख सकते हैं, लेकिन एक सिंगल यूज़र कंट्रोल नहीं कर सकता। ये काफ़ी, अगर आपको ब्लॉकचेन याद रखना है आपको डिसेंट्रलाइजेशन याद रखना पड़ेगा, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि 2018 में आया था। तो यहाँ पे कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है। तो पहला है बेले 2 एक्सपेरिमेंट, ये AI से रिलेटेड है। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी, CRISPR-Cas9 पार्टिकल फिजिक्स से। तो इसका आंसर है एक्चुअली B2 ओनली। तो इसका मतलब बेले 2 के बारे में हमने क्योंकि पिछले टॉपिक में नहीं पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बेले 2 से रिलेटेड, बेले 2 एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, और CRISPR-Cas9 भी पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। तो जो रिलेटेड है वो है ब्लॉकचेन का क्रिप्टो करेंसी। तो अब हम आगे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं ब्लॉकचेन क्या है, और उसी के बाद हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है या फिर डिजिटल करेंसी क्या होती है। फिर देखते हैं ब्लॉकचेन है, ये काफ़ी इनोवेटिव, राइट, एक नया तरीका है, नया टेक्नोलॉजी है। इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है, राइट। तो ये भी एक कीवर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एक तरह से बटा हुआ, और लेजर होता है उसमें, राइट। तो ये उस पर बेस्ड होती है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था, इसे पहली बार डिज़ाइन किया गया था एक क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए, और उस क्रिप्टो करेंसी का नाम था बिटकॉइन। वो 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। जो ब्लॉकचेन होता है उसमें क्या होता है, एक शेयर्ड लेजर होता है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, शेयर्ड लेजर। तो एक लेजर होता है, राइट, वो शेयर किया जाता है बहुत लोगों द्वारा, उसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। फिर लेकिन ये जो होता है ये एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, राइट। तो यहाँ पे पूरी तरह से इस जो डेटा वहाँ पे जनरेट हो रहा है वो उसे पूरी तरह से उसे बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये एक तरह से सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ का काम करता है। उसके बाद जो ब्लॉकचेन है उसमें एक सेंट्रल एंटिटी नहीं होती है, राइट। तो जैसे RBI हम मान सकते हैं, अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो RBI होता है। RBI जो बाकी बैंक्स हैं, करेंसी है, उस पर अपना रेगुलेशन उनका उस पर वो देखता है, राइट, लेकिन उसके अंतर्गत होता है। लेकिन जो ब्लॉकचेन है, राइट, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, और ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पे बेस्ड होता है, राइट। उसमें जो सारे ऑल नोड्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, और ये पीयर टू पीयर होता है, लेकिन इस वजह से एक सेंट्रल एंटिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, सिर्फ एक से नहीं होता, यहाँ पे हर पीयर टू पीयर जो होता है वो उस पर बेस्ड होता है। अब हम इसे ध्यान से समझेंगे अच्छी तरह से, ताकि आपको पूरी तरह से पीयर टू पीयर शेयर्ड लेजर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो फिर देखते हैं ये जो डेटा स्ट्रक्चर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरह से अनचेंजेबल होता है, इसे नहीं चेंज किया जा सकता। वो एक बार जो रिकॉर्ड हो गया ट्रांजैक्शन वो वैसा ही रह जाता है, और टाइम सीक्वेंस के हिसाब से उसी तरह से रह जाता है कि किस वक्त पे किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ था, राइट, और उसे कोई भी बदल नहीं सकता। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है, इम्प्रूव करता है इम्यूटेबिलिटी और एफिशिएंसी, राइट, कारगरता बढ़ाता है। किसी भी अगर डिपार्टमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाए वहाँ पे काम करने की क्षमता है जो बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और इस वजह से इसका काफ़ी आगे जाके काफ़ी इसमें क्षमता है, आगे बहुत सारे जो अलग अलग डोमेन्स हैं, राइट, उसमें इसका इस्तेमाल करते, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ब्लॉकचेन को परमिशन और
परमिशन लेस मॉडल्स दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम जो 2020 का एक एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आया था उसमें ये कहा गया था कि उसमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। इसमें परमिशन की ज़रूरत पड़ भी सकती है और परमिशन की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती। ये एकदम याद रखने वाली चीज़ है। अब देखिए, जब हम बात करें हम ब्लॉक चेन, तो क्या होता है ब्लॉक चेन। अब सपोज़ आपको यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, राइट। तो किसी को एक क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, खरीदने के बाद क्या होगा, जिसने खरीद लिया वो यहाँ पे एक ब्लॉक जोड़ देगा, राइट। तो ये उसमें ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होंगी, ये जुड़ गई ब्लॉक। अब यहाँ पे किसी और ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी होगी उससे पहले, उसके बारे में भी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ जुड़ गई, और फिर बाद में ये ब्लॉक इससे एक चेन से जुड़ गया। फिर इसे नोड्स भी कहते हैं, राइट। इसे सिर्फ ब्लॉक ही नहीं, नोड्स भी कहा जा सकता है इसे। तो फिर उस तरह से ये एक नोड बन गया। फिर ये नोड या फिर ब्लॉक दूसरे जहाँ पे दूसरे ट्रांजैक्शन हुआ है उस इन्फॉर्मेशन से ये जुड़ गया थ्रू चेन। तो इस तरह से ये जो चेन है ये बनती जाती है, और इसे ये नहीं, और फिर बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि इस चेन को हटा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। ये एक बार जुड़ गई तो जुड़ जाती है, और इस तरह से ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वे पूरे जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, ट्रांजैक्शन हो गया या फिर किसी और बारे में डेटा होता है, वो एक तरह से इंटरकनेक्टेड हो जाता है। अगर एक एक नोड में भी चेंज आया तो पूरे जो ब्लॉकचेन है उसको पता चल जाता है, पूरे जो ये सिस्टम है उसे पता चल जाता है। इसलिए इसे चेंज करना काफ़ी मुश्किल है। तो ब्लॉकचेन जब भी आए आपको इस तरह से याद रखना है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये जो हम पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात कर रहे थे, नोड्स के बारे में बात कर रहे थे, लेजर के बारे में बात कर रहे थे, कैसे होता है। अब सपोज़ किसी को एक ट्रांजैक्शन करनी है, राइट। किसी ने हमसे कुछ खरीदना, हमें किसी से कुछ खरीदना है, और वो कह रहा है कि हमारी पेमेंट आप ब्लॉकचेन के थ्रू, राइट, या फिर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करिए, राइट। तो अब हमें वो ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो हमें कैसे करना है, हमें उस नेटवर्क पे जाना पड़ेगा, राइट। और हमें ये कहना है कि कि ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें परमिशन दीजिए। तो वहाँ पे जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा, जो ऑलरेडी वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो नेटवर्क पीयर टू पीयर नेटवर्क उसे वैलिडेट करेगा। फिर वैलिडेशन के बाद चाहिए, राइट, अगर वो परमिशन मान जाते हैं, ट्रांजैक्शन करने की इजाज़त दे देते हैं, वैलिडेशन हो जाता है। वैलिडेशन होने के बाद जब वो ट्रांजैक्शन ख़त्म हो जाता है तो वो एक अलग ब्लॉक की तरह उसमें जुड़ जाता है। अब ये जो जुड़ जाता है, राइट, यहाँ पे जो अभी जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका ये ब्लॉक है। तो ये जो ब्लॉक जो इस कड़ी के साथ जुड़े जा रही है उसे कहते हैं लेजर, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, या फिर शेयर्ड लेजर, राइट। उसके बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन होती है। अब देखते हैं ब्लॉकचेन की सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो ब्लॉकचेन जो है वो काफ़ी वैल्यू एडिशन कर सकता है, जैसे कि ई गवर्नेंस, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये एक तरह से अच्छी चीज़ें उसमें ऐड कर सकता है, वैल्यू एडिशन कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी जो जवाबदेही है उसे तय कर सकता है, और जो सिटीजन्स हैं और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम कर सकता है। जैसे कि अगर हमें पता है, अगर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाए तो करप्शन पे काफ़ी ज़्यादा रोक लगाई जा सकती है। हम जैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक बार वहाँ पे डेटा अगर स्टोर हो जाता है उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसे हटाया नहीं जा सकता है। ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक अगर बन गई ट्रांजैक्शन की, तो किसी भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसने ट्रांजैक्शन करी, उसके ट्रांजैक्शन डिटेल्स उसमें पूरी तरह से रह जाएगा, राइट, किसी भी डिपार्टमेंट में रह जाएगा, और वो उसे चेंज नहीं कर सकते। तो उस तरह से क्या होता है, अगर गवर्नमेंट इस पर काम करने लगे तो जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनका विश्वास बना रहेगा गवर्नमेंट पे कि क्योंकि वहाँ पे करप्शन नहीं हो रहा है। और फिर बाद में जो ट्रांजैक्शंस है वो भी काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। इससे जो स्पीड है वो ट्रांजैक्शन की वो बढ़ जाती है, क्योंकि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है जिससे जहाँ पे जाके परमिशन लेना पड़ता है, और जो सेंसिटिव डेटा होता है उसे भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और इससे कॉस्ट रिडक्शन होता है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। उसके बाद इसके कुछ और फ़ायदे हैं ब्लॉकचेन के, जैसे कि सीमलेस डेटा एक्सचेंज, राइट। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर कोई डेटा एक्सचेंज करना है तो वो काफ़ी आसानी से बहुत जल्दी हो सकता है। और फिर बाद में जो इंटर डिपार्टमेंटल प्रोसेस है उन्हें भी ट्रैक किया जा सकता है ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके, जैसे कि स्मार्ट कार्ड इनेबल वर्कफ्लोज और शेयर्ड लेजर के थ्रू, राइट। तो फिर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके जो जो इंटर डिपार्टमेंटल प्रोसेस है उन्हें भी जल्दी किया जा सकता है, और उन्हें उस पर निगरानी की जा सकती है। फिर देखते हैं ब्लॉकचेन एक सिंगल सोर्स होता है ट्रूथ का, और उसे
और इसे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यह इस डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। डेटा जो एक बार हो गया वो वैसे का वैसे ही बना रहता है उसमें, राइट। तो फिर राइट, तो इस वजह से इसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये इसे इसलिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ कहते हैं। फिर देखते हैं ब्लॉकचेन क्या है, क्योंकि आगे ये रिपीट हो गया। अब देखिए ब्लॉकचेन का हमारे जो डिफरेंट डोमेन्स की बात चल रही थी, तो मेटी ने बताया कि ब्लॉकचेन को हम कई जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के साथ दिया गया, सप्लाई चेन में, आईटी क्लाउड स्टोरेज में, हेल्थ केयर में, रियल एस्टेट में, लीगल जगह में, राइट। फिर बाद में ट्रेड फाइनेंस में, क्रिप्टो करेंसीज में, क्राउड फंडिंग में, इंश्योरेंस, बैंकिंग, राइट। तो और शेयर इकोनॉमी, तो इन सब डोमेन्स में हम सोच भी नहीं सकते, इतने सारे डोमेन्स में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर देखते हैं पोटेंशियल ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस जो कि नेशनल इंटरेस्ट में हमारे जो देश के हित में हैं, ऐसे कौन से काम ब्लॉकचेन कर सकता है, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके ट्रांसफ़र में और उनके मैनेजमेंट, ये सब में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। कहीं पे कुछ परचेज डिटेल हुआ, राइट, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, यहाँ पे किसी ने ज़मीन खरीदी है, तो उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन उस ब्लॉक में अवेलेबल रहेगा और उसे बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकेगा। कोई उस ज़मीन को हड़प नहीं सकता, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी किसी और कोई और आके नहीं कह सकता कि ये मेरी ज़मीन है, क्योंकि जो मेन जिसने वो ज़मीन खरीदी होगी वो उसके नाम पे होगी और उसमें उसके पूरे डिटेल्स होंगे। उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, जैसे कि जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, राइट, अगर ये डिजिटली बनने लगे तो उस वजह से क्या होगा, कोई गलत मतलब हम देखते हैं जो कुछ लोग होते हैं वो नकली कॉपी नकली मार्कशीट्स बना के लाते हैं, राइट। इस तरह के बहुत सारे नकली सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उस पर बहुत कमी आ जाएगी, राइट। उस पर रोक लगाई जा सकेगी। एजुकेशन, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, अग्रीमेंट हो गया, राइट, कुछ खरीदने के सेल जो कि स्टैम्प पेपर्स एक्सेट्रा हम लोग यूज़ करते हैं, वो कोई भी बनवा सकता है, राइट। तो वो उन सब में भी कमी आएगी। फिर फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में भी इस पर में भी ब्लॉकचेन का काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। ई नोटरी सर्विस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और फार्म इंश्योरेंस हो गया, आइडेंटिटी मैनेजमेंट में भी, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ड्यूटी पेमेंट्स, इन सब में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ब्लॉकचेन का। और एग्रीकल्चर और दूसरे सप्लाई चेन्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ई वोटिंग ब्लॉकचेन के थ्रू करवाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, राइट, ये भी किया जा सकता है। और फिर डिजिटल एविडेंस मैनेज सिस्टम, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस मैनेजमेंट और उसकी सिक्योरिटी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी एक अलग टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे, राइट। फिर व्हीकल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, राइट। और फिर चिट फंड ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रो फाइनेंस फॉर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके लिए माइक्रो फाइनेंसिंग के में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं ग्लोबल एफर्ट्स, राइट। तो पूरे विश्व में किस तरह के एफर्ट्स ले जा रहे हैं जब हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर ये क्या है, आपको इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि आप एटलीस्ट मेंस में आप इसे यूज़ कर सकें कि ब्लॉकचेन की जब बात की जाएगी कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ अभी हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन बेस्ड सर्विस नेटवर्क, राइट। तो ये इनिशिएटिव लिया गया चाइना द्वारा, और इसमें ये क्या करेंगे, जो कंपनीज़ हैं और कुछ जो ऐसे जो अलग इंडिविजुअल्स हैं वो लोग ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करें, जो कर रहे हैं उन कंपनीज़ को वो बढ़ावा दें, राइट। और उससे क्या है, ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने में थोड़ी और वो जल्दी कर सकें और इससे वो चीपर बनेगा, मतलब सस्ता हो जाएगा। फिर यूरोपियन ब्लॉकचेन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, EBSI, तो इसमें ये कहा गया है, तो प्राइवेसी को अचीव करने के लिए साइबर सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, रेगुलेशन इन अप्लाइंग पॉलिसी, तो इन सब में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और राइट, और उसे जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, जो उच्च मानक हैं, वहाँ तक उसे इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए भी इसे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है यूरोप में, राइट। तो जैसे कि प्राइवेसी के बारे में अगर हम देखें, तो प्राइवेसी
इसमें काफ़ी अनोनिमिटी होती है। जो जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके बारे में बिल्कुल कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे आधार कार्ड की डिटेल्स देनी है या फिर उसकी कोई और बर्थ सर्टिफिकेट देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी उसमें ट्रांजैक्शन कर सकता है। बस एक कंडीशन है कि जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, P2P नेटवर्क, उसे परमिशन दे दे। अगर एक बार परमिशन दे दी तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो उस वजह से प्राइवेसी भी बची रहती है, राइट। फिर इससे साइबर सिक्योरिटी भी हो सकती है। इंटरऑपरेबिलिटी, जैसे मैंने बताया था, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किस तरह से जो डेटा एक्सचेंज किया जा सकता है आसानी से। तो और फिर रेगुलेशन, राइट, रेगुलेशन में भी इस तरह से काफ़ी मदद मिलती है। फिर देखते हैं की सिग्नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये की सिग्नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो एस्टोनिया है, राइट, उन्होंने बनाया है ये ऐसा, इसे ब्लॉकचेन को बढ़ावा देने के लिए। फिर यूएई देख लेते हैं। यूएई ने स्मार्ट दुबई इनिशिएटिव लिया है, राइट, यूजिंग ब्लॉकचेन। और USFDA, जो US फूड एंड ड्रग इंस्पेक्शन, अब ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। मतलब उन्होंने US ने भी इस पे काम कर रहा है। फिर स्विट्ज़रलैंड में डिजिटल आईडीज़ बनाई जा रही है, राइट। और कनाडा में इथीरियम भी एक तरह का डिजिटल करेंसी है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, राइट। तो डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके की जाती है। तो कनाडा इथीरियम को इस्तेमाल कर रहा है और उससे क्या है कि जो गवर्नमेंट है और सिटीज़न के बीच में काफ़ी एक अच्छा तालमेल बन रहा है और उससे करप्शन है वो भी कम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। फिर देखते हैं नेशनल सिनेरियो। जो हमारे देश में ब्लॉकचेन को लेकर अभी कैसा माहौल है, क्या क्या इस पर काम हो रहा है या फिर होने वाला है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेटी, राइट, तो उसने ब्लॉकचेन को एज एन इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरिया आइडेंटिफाई किया है, राइट। तो मेटी समझता है कि जो ब्लॉकचेन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे रिसर्च की जानी चाहिए, राइट। उसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, जैसे कि गवर्नेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे जो डोमेन्स हैं उसमें इसके बारे में ब्लॉकचेन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और उस पर रिसर्च, मेन तो उसे रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए मेटी आगे आया है। तो मेटी ने मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट, राइट, तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें मिला के प्रोजेक्ट को कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। किसके साथ मिलकर, सीडैक के साथ मिलकर, IDRBT, VJTI, तो इन सबको एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज बनाए। तो राइट, ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बायोटेक्नोलॉजी, तो NIC ने, राइट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने क्या है अपना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है NICSI के साथ मिलके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन एरियाज आइडेंटिफाइड एंड डेवलप थ्रू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर, तो मेनली जहाँ पे काम किया जाएगा वो है ब्लड बैंक, DG धन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम, लैंड रजिस्ट्रेशन, GST बैक ऑफिस, एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऐसे ही बहुत सारे डोमेन पे काम किया जाएगा, वहाँ पे किस तरह से ब्लॉकचेन को इस्तेमाल किया जा सकता है। और नीति आयोग ने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके बहुत सारे जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और प्राइवेट एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। और RBI ने भी कहा है कि कि वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैंकिंग में किस तरह से इस्तेमाल किया जाए उस पर वो एक तरह से विचार कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट, और देख रहे हैं। और महिंद्रा और IBM ने एक साथ मिलके सप्लाई चेन में इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ब्लॉकचेन का, उस पर ये काम कर रहे हैं। और SBI ने दूसरे कमर्शियल बैंक के साथ मिलकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, राइट। ये एप्लीकेशन पायलट है, तो एक तरह से अभी शुरुआत की है। फिर देख लीजिए यहाँ पे जो मल्टी इंस्टीट्यूशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि नेशनल लेवल पे ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क बनाया गया है, राइट। तो इन सबको कोलैबोरेशन से इन सारी जो इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके किया जा रहा है, राइट। तो मेटी हो गए, फिर बाद में नीति आयोग, राइट, स्टार्टअप इंडिया, तो इस तरह के IDRBT, सीडैक, तो और इंडस्ट्रीज़ के साथ भी मिलकर ये किया जा रहा है और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी साथ मिलाया जा रहा है। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जब हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, तो उसे अडॉप्ट करने में किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं। तो पहला है स्केलेबिलिटी और ट्रांजैक्शन स्पीड। तो इससे
कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं हर सेकंड, उस लेवल तक पहुंचने की बहुत ज़रूरत है। और अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और मेन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है उतना, और ये फेमिलियरिटी भी नहीं है लोगों में। जिस तरह की चुनौतियां एआई को लेकर थी, लगभग वैसी ही चुनौतियां हैं इसको लेकर। और डेटा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, प्राइवेसी का प्रॉब्लम है, स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है, राइट, क्योंकि इस पर कोई मानदंड नहीं है, और इंटरऑपरेबिलिटी की ज़रूरत है। फिर अप्लाइंग एआई एंड डेटा एनालिटिक्स, उसकी भी ज़रूरत है, मतलब वो भी एक चुनौती है, किस तरह से एआई को इस सब का इस्तेमाल। फिर देखते हैं रेगुलेटरी, उसका रेगुलेशन करना भी मुश्किल है, राइट। फिर स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, ये तो मेन चुनौती है। उसके बाद वैसा डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। फिर इकोसिस्टम और सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसकी भी कमी है। यहाँ पे एक स्वॉट एनालिसिस दिया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर देख सकते हैं, राइट। फिर हम आते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, राइट, डीएसटी, उसने एक नेशनल मिशन लॉन्च किया है। इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, राइट, NMICPS। ये एक रोड मैप तैयार करेगा, राइट, ये एक रोड मैप तैयार करेगा जिससे कि ब्लॉकचेन, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स और ये रोबोटिक्स जैसे ऐसे जो डिसिप्लिन्स हैं जो कि उभर कर आ रहे हैं, इन्हें और इंडिया में किस तरह से डेवलप किया जाए, उस पर एक रोड मैप बनाने की बात हो रही है। अब हम ब्लॉकचेन से आते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। तो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, वो ये है कि जो ब्लॉकचेन है उसी का एक एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर काम करता है, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी जब की बात करें तो वो एप्लीकेशन है, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी को बनाया जाता है। ये चीज़ काफ़ी मतलब इस चीज़ से फेमिलियर होने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी, जिसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल, मतलब आपको ये विजुअलाइज करने के लिए ये पिक्चर्स दिए गए हैं। तो अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो इज़ अ बाइनरी डेटा। अब बाइनरी मतलब ये होता है, जैसे जो लोग सॉफ्टवेयर ये सब में हैं उन्हें ऑलरेडी अच्छे से पता होगा कि बाइनरी डेटा एक्चुअली क्या होता है। तो 0 और 1 या फिर 1 और 0, तो इसमें जो अवेलेबल डेटा होता है उसे कहते हैं बाइनरी डेटा। तो ये बाइनरी डेटा होता है और ये एक मीडियम एक्सचेंज का काम करता है। अब देखिए करेंसी से पता ही चल रहा है, करेंसी का मतलब ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो ये भी एक टाइप ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, राइट, जिसमें इंडिविजुअल है, राइट, वो उसका जो ओनरशिप होता है उस लेजर में होता है। जो हम बात कर रहे थे, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, वहाँ पे कौन कौन एक बिटकॉइन का ओनर है, राइट, उसी तरह की जो क्रिप्टो करेंसी उसका ओनर कौन है वो उसमें रिकॉर्ड होता है, जो लेजर है उसमें स्टोर किया जाता है। और ये कंप्यूटराइज डेटाबेस क्रिप्टोग्राफी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो कोडिंग, राइट, क्रिप्टोग्राफी का मतलब कोडिंग होता है। तो कोडिंग का इस्तेमाल करके वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को सिक्योरली सेफली वहाँ पे रखा जाता है, उस डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। फिर देखते हैं क्रिप्टो करेंसी एक टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी है, राइट, ये एक डिजिटल करेंसी का एक टाइप है। इसके लिए जो क्रिप्टोग्राफी को यूज़ किया जाता है उसकी सिक्योरिटी के लिए, राइट। ऐसे बहुत ज़्यादा जो कोडिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोडिंग की यूज़ किया जाता है, उससे वो सिक्योर रहता है। और फिर इसे, जैसे हम देखते हैं नकली नोट बनाए जाते हैं, उसे स्मगल किया जाता है। तो इस चीज़ में नकली बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बहुत ज़्यादा भयानक नहीं, बहुत उसमें स्ट्रॉन्ग कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उसकी नकल नहीं की जा सकती है। कोई बिटकॉइन का मतलब नकली बिटकॉइन बनाना मुश्किल ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से नामुमकिन चीज़ है क्रिप्टोग्राफी की वजह से, इसलिए इसका नाम क्रिप्टो करेंसी रखा गया। फिर देखते हैं जो क्रिप्टो करेंसी होती है, राइट, वो ब्लॉकचेन के थ्रू वो काम में लाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, राइट, उसके थ्रू इसे कंट्रोल किया जाता है। फिर जो क्रिप्टो करेंसी है वो मतलब टिपिकली डिसेंट्रलाइज कंट्रोल, राइट। तो इस पर जैसे अब कोई किसी के पास बिटकॉइन है और अगर वहीं दूसरी तरफ हम देखें रुपी है, तो रुपया तो पूरी तरह से आरबीआई इशू कर रहा है और उस पर ही उसका एक मतलब पूरी तरह से जो रुपी है वो आरबीआई उस पर नज़र रखे हुए उसकी निगरानी में। लेकिन बिटकॉइन के बारे में कोई किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी, चाहे वो
फेडरल रिजर्व क्यों ना हो गया, राइट, वर्ल्ड बैंक क्यों ना हो, IMF, किसी भी इस तरह की जो सेंट्रलाइज बॉडी है उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, राइट। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे देखते हैं डिसेंट्रलाइज्ड अपोज टू, लेकिन जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, जैसे RBI हो गया, फेडरल रिजर्व हो गया, उनकी अपनी डिजिटल करेंसी हो सकती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, हम उसे हाथ में नहीं पकड़ सकते, हम नोट हाथ में पकड़ सकते हैं, हम सिक्के पकड़ सकते हैं, लेकिन हम डिजिटल करेंसी को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि और ये इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू नहीं करती है नॉर्मली। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इशू नहीं कर सकती, ये याद रखना है आपको, नॉर्मली नहीं करती है। लेकिन आरबीआई भी अपनी एक डिजिटल करेंसी बना सकती है। फिर देखते हैं, ये एक लीगल टेंडर नहीं है, हम एक बिटकॉइन या फिर एक इथीरियम डोजकॉइन को लेकर नहीं जा सकते हैं किसी भी किराना दुकान में कि हमें ये आधा किलो क्या बोलते हैं आलू दे दो, या फिर राइट, हम कुछ भी नहीं खरीद सकते उससे। अगर वो मना कर दें मुझे बिटकॉइन नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मली पैसे दो, जैसे रुपये में पेमेंट करो, तो हम उससे मना नहीं कर सकते हैं, राइट, वो नहीं लेगा। लेकिन अगर वही हम 50 रुपये का नोट लेकर जाते हैं और कुछ चीज़ 50 रुपये के अंदर आती है तो उसे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक लीगल टेंडर है, वो एक फिएट करेंसी है, उसे RBI रेगुलेट करता है। तो ये फ़र्क होता है लीगल टेंडर में, फिएट करेंसी में, लीगल फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में, राइट। तो हम इससे कोई कमोडिटी को नहीं खरीद सकते, हम किसी चीज़ को नहीं खरीद सकते। बिटकॉइन को पहली बार जो रिलीज़ किया गया था वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर 2009 में रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी, राइट। ये बिटकॉइन जो थी वो पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी थी। और भी क्रिप्टो करेंसी के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे इथीरियम, जो हमने कुछ पुराने स्लाइड्स में देखा था, पिछले कुछ स्लाइड्स में देखा था, इथीरियम को जो कनाडा यूज़ कर रहा है, एस्टोनिया यूज़ कर रहा है। उसके बाद डोज कॉइन, रिपल, राइट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी, ये डिजिटल मनी है, ये कोडिंग के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे क्रिप्टो कहते हैं, राइट। और क्रिप्टो करेंसी होता है वो मॉनिटर किया जाता है पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल से, राइट। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क जिसे कहते हैं, उसके थ्रू होता है। और ये इसमें स्ट्रिंग ऑफ डेटा होता है, राइट। हमने जैसे चेन कह रहे थे, वो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ डेटा बता रहा है, राइट। उसको यूज़ करके या फिर कोई हैश को यूज़ करके उसे मतलब किया जाता है। फिर देखते हैं RBI ने ये रिसेंटली मतलब कुछ महीनों पहले, कुछ 4-5 महीनों पहले क्या हुआ था, RBI ने अनाउंस किया था कि वो अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट, RBI अपनी डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं, ये हमें फ़िलहाल ये जानना है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, राइट, CBDC, वो होता क्या है। तो ये एक लीगल टेंडर होगा, राइट। अगर RBI कोई XYZ नाम का कोई क्रिप्टो करेंसी अपना इशू करता है कि ये क्रिप्टो करेंसी, ये भी आगे से वैध मतलब माना जाएगा, लीगल टेंडर होगा, तो हम इसे लेकर कुछ भी खरीदने के लिए जा सकते हैं। सपोज़ हमें कुछ खरीदना है बाहर जाकर, तो हम उसे खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी आगे जाके ये लीगल टेंडर बन जाएगा, लेकिन इसका फॉर्म डिजिटल फॉर्म होगा, ओके। हम इसे हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं, और ये फिएट करेंसी के जैसा काम करेगा, जिसका वही मीनिंग, वही मतलब हो गया, और वो हम उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, बस इसका फॉर्म है वो डिफरेंट होगा। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इसे नकली डिजिटल करेंसी बनाना मुश्किल है, राइट, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर और ये सेफ़ और सिक्योर होता है, राइट। और फिर ब्लॉकचेन पे बेस्ड होता है, इस वजह से अनोनिमिटी, प्राइवेसी बनी रहती है। इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता है, ओके। इसमें सिर्फ पीयर टू पीयर नेटवर्क ही होता है। फिर इसमें कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं होती है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। उसके बाद ये बाकी जो अल्टरनेटिव है, जो करेंसीज़ हैं, जैसे डॉलर हो गया, राइट, पाउंड हो गया, तो इस तरह, और रुपी, इस तरह की जो करेंसी का ये एक ऑल्टरनेटिव है। किसी को अगर इन करेंसीज में ट्रांजैक्शन नहीं करना है, वो डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, राइट, अगर वो दोनों पार्टीज अग्रीड हो। उसके बाद जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसे फाइनेंशियल सिस्टम को दुरुस्त करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस, अब इसके कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन और पेमेंट जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार अगर किस गलती से भी ट्रांजैक्शन कुछ हो गया
राइट। होता है कभी कभी, तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, अगर एक बार हो गया तो मतलब वो हो गया, अब उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, राइट। फिर बाद में अब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो उस वजह से हम अगर कुछ ऐसा फ्रॉड हो गया, राइट, हम किसके पास जाएंगे। अभी अगर नॉर्मली कुछ इस तरह का फ्रॉड हो जाता है यूपीआई को लेकर, राइट, तो हम जा सकते हैं, हम एटलीस्ट आरबीआई के पास, सेबी के पास, कहीं पे तो हम जा सकते हैं, राइट, कहीं पे तो हम गुहार लगा सकते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी की जब बात होती है, बिटकॉइन ये सब की बात होती है, तो हम कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, हम किसी के पास नहीं जा सकते। उसके बाद ये बहुत एक्सेसिव, बहुत वॉलेटाइल होता है, मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक बिटकॉइन करोड़ों करोड़ों का होगा और अगले दिन ही वो हो सकता है वो उसका जो वैल्यू है वो 2 पैसे का भी ना हो, राइट। तो बहुत ये वॉलेटाइल होता है, इसलिए उस पर सोच समझकर इन्वेस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर ये अनोनिमस होता है, और उस वजह से क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके बारे में डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। जैसे बैंक में जाते हैं तो हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब देना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर ज़रूरत ही नहीं है, अगर किसी ने मांगा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें पता भी नहीं चलता कि कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है, किसके अकाउंट में पैसे हैं, राइट। तो फिर इस वजह से इसे मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग डीलिंग में इस्तेमाल किया जाता है, टैक्स से छुटकारा पाने में, राइट, गन सप्लाईज में, तो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म होता है। लेक्चर को अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आगे मैं बाकी जो साइंस एंड टेक के हैं बाकी जो लेक्चर्स को लेकर आऊँगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक कमेंट्स दीजिए, राइट, और वैसे से इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।